ज़्यादा चेंज नहीं रहा है। तो आज के प्रश्न की बात कर ली जाए पहले की, तो पहला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा, यानी कि विकास का सिद्धांत नहीं है कौन सा निम्नलिखित में से। तो विकास क्या है, एक धारणीय और एक आयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो देखिए विकास जो है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, सही बात है। आनुवंशिकता और संपोषण पर से प्रभावित होता है, ये भी सही बात है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपकी चीज़ें आ रही हैं आनुवंशिकता में, वो चीज़ें आप में होती हैं, और जो आप इन्वायरमेंट से सीखते हैं वो भी आप अनुकरण करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, विकास ऊपर से नीचे की ओर केंद्रित होता है, तो ये आप जानते हैं। और एक धारणी और एक आयामी नहीं है। जब भी विकास के बारे में एक आयामी और एक धारणा की बात की जाए, एक ही आयाम से विकास कभी नहीं होता। जैसे कि आपने कोई चीज़ सीखा, आज आपने मैथ के इक्वेशन लगाए और क्वेश्चंस, और आपने एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगा लिया, 2 क्वेश्चन, 1 से 5 क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया से लगाए। ज़रूरी नहीं है कि आज की तरह कल भी आपका जो है 1 से 5 ही क्वेश्चन होगा, नहीं समान नहीं रहेगा, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है क्वेश्चन के आधार पर। तो ये बात एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। तो विकास का सिद्धांत जो नहीं है वो है पहला, वो एक धारणी और एक आयामी विकास नहीं होता है, यही आपका सिद्धांत नहीं है। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो कि सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो ऑप्शन है वो गामक विकास, शीर्षगामी जो है वो गामक विकास पर लागू होता है। और ये प्रश्न बहुत ही आसान है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? ठीक है, कौन सी है होगा, कौन सी है? भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? जन्म से पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन या युवावस्था। तीसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो संवेदनशील अवस्था होती है उसको प्रारंभिक अवस्था के नाम से जाना जाता है, वो भी भाषा विकास की बात की जाए तो। आगे देखते हैं, परिवार में आरंभ होने वाली प्रक्रिया जिनसे बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाते हैं? यानी कि परिवार में रह के बच्चे बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे खुद के बारे में जानना और खुद का नाम जानना, खुद को पहचानना, वहाँ से खुद की पहचान शुरू होती है। फिर भाषा जो सीखते हैं वो सीखते हैं, और उनका संज्ञान जो है वो उनके परिवार से ही निकलता है। उनका सही गलत, बड़ों से किस प्रकार से रहना है, आदर सम्मान, सारी चीज़ें जो है यहीं से सीखी जाती हैं। और ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है प्रारंभिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, प्रत्यक्ष समाजीकरण, सक्रिय समाजीकरण। देखिए बच्चे जो हैं अपनी प्रारंभिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, और वहाँ पे बच्चा संज्ञान सीख रहा है, खुद के बारे में जान रहा है और भाषा सीख रहा है। तो ये क्या है? प्रारंभिक समाजीकरण है। इसमें बहुत ही जो है कन्फ्यूजन की बात कोई नहीं है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग, देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, वाइगोत्स्की और पियाजे, ये लोग एग्ज़ाम के टाइम में धूम मचा रखते हैं, समझ लीजिए। 2022 और 21 की बात कर ली जाए तो 2021-22 से इन्हीं लोगों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुत अधिकतर, और जो है इन लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करिए, इन लोगों की थ्योरीज़, इन लोगों के बारे में। और थ्योरीज़ तो पूरा डीपली जितना आप हो सके, जितना आप प्रैक्टिस कर सके, प्रीवियस ईयर हल कर सकें इन लोगों से संबंधित, उतना बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में समय बचाने का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब समय बचाने का काम यही है कि आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अभ्यास रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से समझ लेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? यानी कि जो नैतिक चिंतन है, यानी कि बच्चा क्या सही है गलत है, नैतिकता के हिसाब से मौलिकता बच्चे में आती है, वो किस परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? पूर्व पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण और दूरस्थ पारंपरिक चरण। तो देखिए पांचवें की आंसर की बात कर लीजिए तो दूरस्थ पारंपरिक चरण की बात ही नहीं है, ये चरण दिया ही नहीं है उन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग में। उन्होंने 3 चरण दिए हैं, तीनों में एक चरण में 2 स्तर हैं, तो इस तरह से 3 चरण हैं और 6 स्तर हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन की शुरुआत की बात कर ली जाए तो वो पारंपरिक चरण में होता है। और इसकी एज बाउंडेशन क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन जरूर करें।
अगला देखते हैं, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। यानी कि बच्चे ने जाना है कि दो जो काले कलर के कौवा और कोयल हैं, ये काले कलर के हैं, लेकिन जब उसे आवाज़ के थ्रू उनमें डिफरेंस पता चलता है तो बच्चा अपने स्कीमा में क्या करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है कि हाँ ये जो है कलर तो दोनों का सेम है, यानी कि काले कलर के हैं, लेकिन उनके आवाज़ से उनको पहचाना जा सकता है। तो बच्चा नए जो है ज्ञान को अपने माइंड में, अपने स्कीमा में जब जगह देता है तो उसको क्या कहते हैं, समायोजन, समाजीकरण, आत्मसातीकरण और संगठन। देखिए, समायोजन की बात कर ली जाए तो ये एकोमोडेशन है। क्या है? एकोमोडेशन है, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है, हिंदी कभी कभी दर दर हो जाता है। उसके बाद समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन है। ठीक है। आत्मसातीकरण की बात करी जाए तो ये एसिमिलेशन है। ठीक है, एसिमिलेशन। संगठन की बात है तो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चारों ऑप्शन मैंने बता दिया। समायोजन का हो जाएगा आपका एकोमोडेशन, सोशलाइजेशन, एसिमिलेशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो जब बच्चा अपने मौजूदा ज्ञान में नई चीज़ को शामिल कर रहा है, अपने स्कीमा में नई चीज़ को शामिल करके उसे अनुकूल में बना ले रहा है, तो वो आत्मसातीकरण है। क्या है? आत्मसातीकरण है। समायोजन तब होगा जब बच्चे ने पहचान लिया ये ब्लैक ब्लैक कलर के दो पक्षियाँ हैं। वो बच्चे ने क्या जाना कि ये पक्षियाँ हैं, ये दो दो ब्लैक कलर के कुत्ते हैं। बच्चे ने जब ये सीखा, अपने स्कीमा में जगह दिया, तो समायोजन है। जब दोनों में तुलना करके बच्चे को सही जानकारी मिली तो बच्चे ने उसको अपने माइंड में, स्कीमा में रख लिया, तो वो आत्मसातीकरण है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं कि मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है। क्या? मीना एक बच्ची है जो शब्दों का प्रयोग करने लगी है, तथा वह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं, यानी कि कोई वस्तु है, उसका नाम है और उसी नाम से उस चीज़ को जाना जाता है। अब तर्क करने लगी और उसके बारे में सोचने भी लगी है, थिंकिंग करने लगी है, परंतु प्रत्यय का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। यानी कि क्रम में चीज़ों को नहीं लगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम में चीज़ों को नहीं लगा पाती और प्रत्यक्ष उसका संरक्षण नहीं कर पाती है, कि परीक्षण नहीं कर पाती है उसका। तो मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेगी गामक और अमूर्त संक्रियात्मक। देखिए, संवेदी पेशी अवस्था भी कहा जाता है और गामक अवस्था भी। तो ये जन्म से 2 वर्ष होते हैं। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और 11 से 18, यानी कि उससे अबब जो भी आप कह लें, वो अमूर्त संक्रियात्मक होता है। तो बच्चे अब आपने देखा होगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है या व्यक्ति जो है वो संरक्षण नहीं कर पाता और क्रम में चीज़ों को नहीं लगा पाता। ठीक है। तो 7वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वो कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसकी उम्र की बाउंडेशन यानी एज बाउंडेशन जो है वो 2 से 7 वर्ष है। ठीक है। तो बच्ची क्या है? 2 से 7 वर्ष के बीच में है और वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित, यानी कि ZPD की बात कर ली जाए और पाठ की बात कर ली जाए, जो कहते हैं जेरोम ब्रूनर, डेविड आसबेल, रॉबर्ट एम गायने, लेव वाइगोस्की। तो देखिए, ऐसा कभी कभी होता है कि हमें जब कन्फ्यूजन में होती है चीज़ें, तो हम जो मनोवैज्ञानिक के नाम हमें पहचान में होते हैं उन्हीं का हम सटीक लगा देते हैं। तो ऐसा सही नहीं है, आप उनके बारे में कन्फ्यूज्ड न रहें और फोकस्ड रहें, आप कॉन्फिडेंट रहें, तब तो समझ लीजिए आपका बेहतर है। और समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में जो बात करते हैं वो आपके लेव वाइगोत्स्की जी करते हैं। आपने बहुत ही पहले इसको सही आंसर चूज़ कर लिया होगा। और लेव वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं कि बच्चे को अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है और वहाँ पे जो है अगर किसी वयस्क के हेल्प से बच्चा अपने जो है निर्धारित क्षेत्र तक पहुँच जाता है, तो उसी बात की बात हो रही है, समीपस्थ विकास की बात। कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है। अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, मतलब अधिगम जो है वो मन से किया जाता है, ये वाइगोत्स्की जी कहते हैं। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। देखिए, कहा जाता है कि जब लेव वाइगोत्स्की जी की बात होती है और वहाँ पे अंतः क्रिया, जो सामाजिक अंतः क्रिया को हम बीच में रख के, सामाजिक अंतः क्रिया को बीच में रख के अगर हम चीज़ों को थिंकिंग करें तो वो क्वेश्चन हमेशा सही होता है। तो वो सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं।
तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अदर आपको क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, तो सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बात करते हैं वाइगोत्स्की जी, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? क्या है मेन फोकस, क्या है? सार्थक परीक्षण। कौन सा विकल्प? सार्थक परीक्षण। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड क्वेश्चन में जरूर समझें, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें एग्जाम के टाइम में, और ऑप्शंस को अगर आप क्वेश्चन ऑप्शन में से किसी एक चीज़ को समझ लेते हैं तब भी आप सही आंसर लगा देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, ऑप्शन समझ में आ जाते हैं, कभी कभी ऑप्शन समझ में नहीं आते, क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। तो और दोनों अगर समझ में आए तो सोने पे सुहागा है, बहुत बढ़िया है। तो ऑप्शंस देखते हैं। निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिता का आयोजन, यानी कि परीक्षण आपको बच्चे का करना, आकलन करना है तो आप निरंतर प्रतियोगिता कराएं। मौखिक दंड दे, दंड की बात चाहे मौखिक हो या फिजिकली हो, आप उसको बच्चे को नहीं दे सकते। एक रूपी मानकीकृत, एक रूपी यानी कि समान, हर सिचुएशन में समान पाठ्यचर्या हो, नहीं, पाठ्यचर्या जो है बच्चे के हिसाब से बदलेगा, बच्चे जो है पाठ्यचर्या के हिसाब से नहीं बदलेंगे। केवल, केवल, अब ये ना सोचिए कि केवल जो है नेगेटिव टैग वर्ड है तो आते ही गलत लगाते, पहले पूरा पढ़े। जब भी ये करें तो आप ऑप्शंस को पूरा पढ़ें क्वेश्चन पढ़ते समय एग्जाम के टाइम में। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल दे, तो सही बात है। अधिगम के लिए मूल्यांकन के बारे में जब जोड़ देंगे वहाँ परीक्षण जो है बेहतर होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे केवल जो है आप इसको, यहाँ पे सेंटेंस को जो है, ये इस वाक्य को निगेटिव नहीं बता रहा, बल्कि इसको पॉजिटिव वे में रख रहा है कि अधिगम का मूल्यांकन के आधार पर अधिगम के लिए मूल्यांकन करना सही होगा, जो कि केवल अगर ना हो तो ये डिफाइन नहीं कर सकता, तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सिद्धांत किस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में कौन सा सिद्धांत किस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? तो देखिए, ये जो है संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे जी ने दिया है, तो यही सही होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक क्वेश्चन से मिल नहीं रहा, एरिक एरिक्सन मिल नहीं रहे हैं, बंडूरा अधिगम सिद्धांत सामाजिक, तो यहाँ संज्ञान की बात हो रही है, तो संज्ञानात्मक पियाजे जी का ही हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। जेंडर, पक्षपात को चुनौती देना, पक्षपात को चुनौती दे रहे हैं तो बढ़िया ही है, तो नेगेटिव नहीं हुआ, तो ये आंसर आपका नहीं है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, ठीक है। जेंडर, रूढ़िवादिता को रोकने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, तो जब आप बालक और बालिकाओं को अलग अलग बिठा रहे हैं तो ये रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिल रहा है, रोका नहीं जा रहा। आगे बढ़ते हैं, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करेंगे तो वहाँ पे बच्चे कुछ अच्छा सीखेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जहाँ लड़कियाँ गैर परंपरागत भूमिकाओं में दिखाई दें, यानी कि बच्चों को ये बताना कि लड़कियाँ जो हैं सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, बाहर सब्जी लेने का काम यानी खेतों का काम, जो भी काम है बाहर बच्चे लड़के कर सकते हैं। तो ये इस पे बात करेंगे तो भी एक पॉजिटिव वे पहुँचेगा। लेकिन जो बात है कक्षा में बालक और बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की, ये रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया है, तो नेगेटिव ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था जो है रूढ़िवादिता को रोकने के लिए उचित नहीं है। आगे देखते हैं, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहाँ पर वह लकड़ी के ब्लॉक यानी कि लकड़ी के टुकड़े को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल ही में EWF स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। एज अ टीचर आप ऐसा कह नहीं सकते। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव वेधन को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर से गणितीय के अनुभव का समर्थन करना चाहिए। पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल से सीखे ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना चाहिए। आप जानते हैं कि जो आपका पूर्व ज्ञान है वो कितना इम्पॉर्टेंट है,
जब भी आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आप ये बच्चों को नहीं कह सकते कि आप स्कूल में सीख रहे हैं और घर में जो चीज़ें सीख रहे हैं वो अलग अलग हैं, तो ये आप नहीं कह सकते। दो ऑप्शन आपको ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन तीसरा है, पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारों के हिसाब से प्रस्तुत करना है और उसको जो उसने अपने पिताजी के द्वारा सीखा है गणित की चीज़ें, उसको उनके अनुभव के द्वारा चीज़ों को सिखाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ध्वनि और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, भाषिक और स्थानिक। तो इस पे अंतर्वैयक्तिक अंतरावैयक्तिक पे हमेशा बात हो चुकी है, आप इससे अवगत होंगे। और सही आंसर की बात करें, ध्वनि और शब्दों की बात हो रही है, तो तीसरा ऑप्शन यानी कि शाब्दिक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयोगी रहेगी? आकलन यानी कि बच्चे ने कितना सीखा है ये जानना है। सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्द उत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, मानक परीक्षण, मात्र स्मरण। मात्र है ये सही नहीं है। 15 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो मानक परीक्षण यानी कि एक मान लिया जाए और उसी मानक पर सारे बच्चों का परीक्षण किया जाए, तो ये गलत है। सहयोगी प्रायोजित कार्य होने चाहिए, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना। तुलना जहाँ पे हो वो बात गलत है। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना। समय समय पर बच्चों और प्रत्याहार की योग्यता का मापन करना। देखिए, सबसे पॉजिटिव यानी ऐसा होगा सीडीपी में कि चारों ऑप्शन बेहतर होंगे, और लेकिन उस बेहतर से बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है वो चूज़ करना है आपको। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करें और मूल्यांकन भी साथ साथ में करें और उनकी हेल्प करें कि बच्चे को किस प्रकार से सिखाया जाए और किस बच्चे को किस प्रकार से सिखाया जाए। विद्यार्थी को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, आत्म पराजित लक्ष्य। तो देखिए, 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा कि अभिमुखी लक्ष्य हो बच्चे में, असफलता से बचने के लिए या उसको स्वीकार करने के लिए नहीं, अभिमुखी लक्ष्य जो भी है उसको करिए और उसका परीक्षण करिए। निम्नलिखित में से कौन सा समावेश का नियम है? ठीक है, विभेदन। विभेदन यानी कि वर्गीकरण की बात हो रही है। मानकीकृत अनुदेश, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, पृथक्करण और नामांकित करना। तो देखिए, समावेशन का मतलब है कि क्लास में अगर 20 बच्चे हैं और 20 प्रकार के बच्चे हैं, यानी कि 20 बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, उनकी संस्कृति अलग है, तब भी हमें उनकी विभिन्नताओं को क्या करना है? स्वीकार करना है। 18 का सबसे सही आंसर तीसरा हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। आगे देखते हैं, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कि जो बच्चे अच्छे से देख नहीं सकते उनके लिए शिक्षा नहीं बनी है, ऐसी बात नहीं है। उसे एक अलग संस्थान में क्यों रखेंगे? समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि समावेशी प्रावधान जहाँ पर हो, यानी कि जहाँ पे समावेशी शिक्षा चल रही हो, वहाँ पे उस बच्चे को भेजना चाहिए, उस स्कूल में भेजना चाहिए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सृजनात्मकता में सहायक होगी, क्रिएटिविटी की बात हो रही है। कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात हो रही है कि तर्क करना बहुत ज़्यादा। अभिसारी चिंतन पर बल देना, असहमति के प्रति सहनशीलता। 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो असहमति के प्रति सहनशीलता जो है वो सृजनात्मकता में सहायक होती है। यानी कि अगर कोई बच्चा कोई अधिगम कर रहा है या कोई चीज़ सीख रहा है, अगर वो एक बार असफल हो जाए तो उसको जो है सहन करे बच्चा, उसको कोशिश करे कि अगली बार वो बच्चा बेहतर किया, ऐसा नहीं कि हार मान के बैठ जाए। तो वही बात हो रही है। एक आत्मविमोह यानी खुद में ही लीन जो बच्चे रहते हैं, खुद के काम में लीन रहते हैं, किसी दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते, तो वैसे छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन, सब कुछ सही सही आते आते यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना। ठीक है, समूह में जब बच्चा काम कर रहा है तो।
बच्चे को कमज़ोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना। ये बात भी सही है कि बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से लिखित सामग्री देना है और बच्चों को समूह में काम करवाना है। बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना। आगे देखते हैं, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने चाहिए। किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको हतोत्साहित करने के लिए, कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए, सज़ा देनी चाहिए। ऐसा क्यों? जब आप प्रश्न जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? ठीक है, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। जब भी बच्चा प्रश्न पूछे तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कह दें कि नहीं आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। जितना भी बच्चे का प्रश्न है आप उसके प्रश्न को जो है लीजिए और उसके बारे में उसे बताइए। आगे देखते हैं, तेज कथन और असर्शन और रीजन से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। तो ये एक ऐसा प्रश्न है, कभी कभी किसी सेशन में 1 से 2 से 3 प्रश्न भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बात है। कथन पढ़ते हैं, विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर, यानी कि कहा जा रहा है कि छात्रों में जो हम पूछते हैं कि जिस प्रकार से लिखवाया गया हूबहू उसी तरह से याद करो और फिर हमें कल आके सुनाना, इस योग्यता को क्या किया जा रहा है? नकारा जा रहा है कि स्थान पर उसमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव है और सही है ये। कारण दिया गया है, रीजन दिया गया कि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक होता है। तो अधिगम क्या है? समूह में सीखा जाता है, करके सीखा जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, आर भी बिल्कुल सही है। यानी कि पी जो आर है वो पी की व्याख्या कर रहा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, दोनों सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? यानी कि कोई विशेष विषय है, ठीक है, और उसको सुव्यवस्थित और निरूपित करने के लिए एक आलेखीय साधनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? खंड, अग्रवर्ती आयोजक, स्मृति सहायक, संकल्पना मानचित्र। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वो संकल्पना मानचित्र है। पहले हम मानचित्र बनाएंगे कि जो भी विषय है, जो विषय विशेष हो या नॉर्मल विषय भी हो, तो उसके बारे में पाठ्यचर्या में पूरी तरह से प्रस्तावना में बताया जाता है किस प्रकार से उसको खंडित किया गया है, किस प्रकार से बांटा गया है, किस किस प्रकार से हमें पढ़ना है। तो एक संकल्पना मानचित्र इसे कहते हैं। आगे देखते हैं कि उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है, यानी अंदर से बच्चा प्रेरित हो, इनर मोटिवेशन जहाँ से हो, वो ऑप्शन आपको चूज़ करना है। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलवाएंगे। तो ये आंतरिक है नहीं, ये सही नहीं है। रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर से उसे टीवी देखने देंगे। तो ये भी बच्चा कुछ कर रहा है कुछ पाने के लिए, तो ये नहीं सही है। ये भी रहे, ये भी नहीं। रोमा बहुत सी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार गोल्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर अध्यापिका को प्रसन्न करना चाहती है। ये बात जो है, जो आपके गोलबर्ग साहब है, उनका ये हो जाता है अच्छी लड़की अच्छा लड़का वाला, कि बच्चा इसलिए मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है क्योंकि वो आगे वाले के, सामने वाले के नज़र में अच्छा दिखना चाहता है। तो ये बात उसको उस नियम को फॉलो कर रही है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने की रुचि रखता है, वो चाहता है कि वो सीखे। तो ये इनर मोटिवेशन हो गया, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। छात्रों को अधिगम की प्रभावी कार्य और अर्थपूर्ण विधियाँ सिखाने, ये बात सही है, तो नेगेटिव नहीं है। छात्रों को लघु अवधि की यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सही। यथार्थवादी, देखिए जो यथार्थवादी है इसमें लघु कम समय में छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करने, बात सही है। कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, ये कुछ थोड़ा सा नेगेटिव था लेकिन ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, रचिता एक गणित अध्यापिका है। क्या है? गणित अध्यापिका। अपने छात्रों को भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही हैं। क्या कर रही हैं? त्रुटियाँ कहाँ कहाँ हैं उसमें विश्लेषण कर रही हैं। तो अधिक त्रुटियां वाले छात्रों को कम त्रुटियां वाले छात्रों से पृथक करना, ये काम आप नहीं कर सकते। अधिक त्रुटियां वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, ऐसी बात नहीं, आप दंड के स्वरूप उसे कुछ नहीं कर सकते। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, त्रुटियों को समझना क्योंकि छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करता है। देखिए 27 का जो सही आंसर है वो यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो है त्रुटियों से बच्चे नए नए चीज़ सीखते हैं, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, वेधन और अभ्यास, संप्रत्यय समझना, यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग या कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग जो हो जाएगी वो सही हो जाएगा। जब भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो तो वो कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से समझना है ये चीज़ सिखाने के लिए आपको प्रेरित करता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे की शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम जो है किससे करते हैं? व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा, पुनरावृत्ति यंत्र व अभ्यास द्वारा, कार्य और क्रियाकलापों में कार्यशीलता में भाग लेकर। करके सीखने की बात हो रही है तो जहाँ करके सीखने की बात होगी वो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान कराना और उन्हें अपने अधिगम को निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है। यंत्रवत अधिगम, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की बात होगी वो सही नहीं है। अन्वेषित अधिगम, निर्देशात्मक अधिगम। 30 और सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो अन्वेषित अधिगम को बढ़ावा देता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहा। ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर टॉप 30 प्रश्नों में से कितना रहा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।